नमस्कार। आज 10 मार्च है, महीने का दूसरा रविवार। आज कविता का पक्ष का दिन है। इसकी एक नई कड़ी के साथ हम आपके बीच हैं। यह 8वीं कड़ी है। अबाधित रूप से ये कड़ियां आप तक पहुंचती रहें, हमारी ओर से यही कोशिश है। इन कड़ियों पर आप मित्रों की प्रतिक्रियाएं लगातार हमें प्राप्त हो रही हैं। ये हमारे लिए ताकत का काम करती हैं, हमें बल देती हैं। आप सभी का हार्दिक आभार। मित्रों, हम अपने स्तंभकार को सुने, कवि गद्यकार अशोक वाजपेयी जी को सुने, उसके पूर्व आलोचक प्रियम अंकित जी की ओर से प्राप्त एक प्रतिक्रिया सुनते चलते हैं। वे पिछली कड़ी पर और उसके पीछे की कुछ एक कड़ियों पर क्या सोचते हैं, इसे जानते हैं और फिर अ, मूल विषय पर आएंगे। अर्पण जी, नमस्कार। नमस्कार। आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी जनसुलभ पुस्तकालय के माध्यम से अशोक जी ने कविता में मानवीय संबंधों की अवस्थिति पर पिछली 7 कड़ियों में जो बातें हमारे सामने रखी हैं, उनसे निश्चित ही समूचा साहित्य जगत और कविता के पाठकगण अपने को समृद्ध महसूस कर रहे हैं। अशोक जी के व्याख्यान की यह 7 कड़ियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, उस दौर में मानवीय संबंध बदलाव की जिस तेज प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उसके चलते हमारे समाज और राजनीति में इन संबंधों की गरिमा का लगातार ह्रास हो रहा है। आज सभ्यता हमें दुनियादारी के दायरे में जितनी तेजी से खींच रही है, उतनी ही तेजी से हम मानवीय संबंधों को उनकी समूची गरिमा के साथ अपनी सभ्यता के दायरे से बहिष्कृत करते जा रहे हैं। लेकिन बहिष्कृत होते तमाम मानवीय मूल्यों और सरोकारों की ही तरह मानवीय संबंध भी अपनी समस्त गरिमा के साथ अगर कहीं अपनी सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो वह हमारा साहित्य और हमारी कविता ही है। तो एक तरह से देखें तो यह बहुत राहत देने वाली बात है, क्योंकि कविता सहित हमारा समूचा साहित्य हमारी सभ्यता से बाहर नहीं है। भले ही आज हम कविता और साहित्य की कितनी ही उपेक्षा क्यों न कर लें, हमारा समूचा साहित्य और हमारी कविता हमारी सभ्यता का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसलिए मानवता की दृष्टि से हमारा यह दौर जो लगातार क्षरणशील होता जा रहा है, इस दौर में भी कविता और साहित्य के भीतर मानव संबंधों की एक सहज और सम्मानजनक स्थिति जो हमें देखने को मिलती है, तो यह उपस्थिति हमें आश्वस्त करती है कि क्रूर समय से हमारा संघर्ष अभी भी जारी है, क्योंकि तमाम बाधाओं को झेलते हुए भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर भी हमारे भीतर का मनुष्य अभी मनुष्य बना हुआ है। तमाम विकट परिस्थितियों को झेलते हुए भी हम अभी मनुष्य बने हुए हैं। तो कविता और साहित्य में मानवीय मूल्यों और मानवीय संबंधों की गरिमा में उपस्थिति, यह एक बड़ी आश्वस्ति आज के दौर में हमें प्रदान करती है और हमारे भीतर के मनुष्य को जीने के लिए
लगातार प्रेरित करती है। तो अशोक जी ने कविता के पक्ष की पिछली 7 कड़ियों में कविता और मानव संबंधों के आपसी जुड़ाव पर जो बातें हमारे समक्ष रखी हैं, उन्हें एक खास तरीके से देखने की ज़रूरत है। इन बातों को हमें भयानक दौर में हमारे भीतर अभी तक बची हुई मनुष्यता को एक कवि सुलभ दृष्टि से परिभाषित करने के अशोक जी के एक ईमानदार यत्न के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी पिछली कड़ी यानी 7वीं कड़ी में अशोक जी ने कविता में पड़ोस की उपस्थिति पर अपने विचार रखे हैं। अशोक जी से हर कोई सहमत होगा जब वे यह कहते हैं कि परिवार और घर पड़ोस हमारी संसार को जानने की, संसार और समाज में दाखिल होने की, अपने समय में जगह बनाने की आरंभिक और प्राथमिक इकाइयां हैं। यानी हम यहीं से मानवीय दुनिया से अपना संबंध बनाना, अपना संवाद बनाना, अपनी समझ और संवेदना को विकसित करना शुरू करते हैं। परिवार और पड़ोस के जरिए ही हम इस जगत की सच्चाइयों को और रिश्तों की आत्मीयता को समझना शुरू करते हैं। अशोक जी बड़ी सहजता से इस बात को कहते हैं कि परिवार और पड़ोस हमारे सबसे निकट होते हैं, और वे इस विडंबना की तरफ इशारा करते हैं, हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि बहुधा जो हमारे निकट होता है वह प्रायः अलक्षित रह जाता है। अशोक जी अपने वक्तव्यों में लगातार इस महत्वपूर्ण प्रस्थापना पर जोर देते रहे हैं कि कविता अलक्षित को लक्षित के दायरे में लाती है। और यहाँ यानी कविता और पड़ोस के अंतर संबंधों पर बात करते हुए वे कविता के पक्ष की 7वीं कड़ी में भी इस बात पर जोर देते हैं कि कविता अलक्षित रहे आय को लक्षित के अहाते में लाती है। वे यह महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कविता की एक आकांक्षा अपने पड़ोस को इतना फैला लेने की, इतना वसी कर लेने की होती है कि उसमें सारा ब्रह्मांड समा जाए। सकल ब्रह्मांड को अपना पड़ोस बना लेने का दुस्साहस कविता करती है। अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो अशोक जी कविता की जिस आकांक्षा की बात यहाँ कर रहे हैं, उसके जिस दुस्साहस की बात यहाँ कर रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाए, कविता की यह आकांक्षा, उसका यह दुस्साहस बड़ा पवित्र प्रतीत होता है। और वास्तव में वह पवित्र है भी, क्योंकि कविता की यह आकांक्षा, उसका यह दुस्साहस मानवीय प्रेम का विस्तार करता है। इतिहास के उन प्रसिद्ध विश्व विजेताओं के जिनकी आकांक्षा और दुस्साहस जिनकी आकांक्षा पूरी दुनिया को जीत लेने की होती है, और वो यह दुस्साहस करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड उसको हम एक कॉन्करर की तरह, एक विजेता की तरह उसको काबू में करें। तो इन विश्व विजेताओं के दुस्साहस और उनकी इस आकांक्षा की कीमत मनुष्यता को अपना लहू बहाकर और खूंरेजी की खूंखार दास्तानों को दर्ज करके चुकानी पड़ती है। लेकिन कविता के भीतर हम देखते हैं कि कविता अपने भीतर पड़ोस के फैलाव को जितना विस्तृत करती जाती है, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम और मनुष्य की मनुष्य पर आस्था भी उतनी ही मजबूत होती जाती है और लगातार विस्तृत होती जाती है। इसीलिए यह अकारण नहीं है कि कविता में पड़ोस की अवस्थिति पर विचार करते हुए, उस पर बात करते हुए अशोक जी जिन कविताओं का हवाला देते हैं,
उनमें से अधिकांश के केंद्र में स्त्री है। और इसका एक खास कारण है जो अशोक जी की बातों में भी झलकता है कि स्त्रियां अपनी संवेदना के विश्व को जिस आत्मीयता और जिस सहिष्णुता से कल्पित करती हैं, कविता भी उसी आत्मीयता और उसी सहिष्णुता के साथ समूचे ब्रह्मांड को अपने पड़ोस के अहाते में ले आती है। निसंदेह अशोक जी का यह वक्तव्य वर्तमान दौर में कविता के मानुष मर्म की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। जनसुलभ पुस्तकालय के माध्यम से अशोक जी कविता का पक्ष हमारे समक्ष लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। कविताओं का उनका चयन और उनके कहन का प्रभावशाली अंदाज कविता की समूची परंपरा को एक नए आलोक में उद्घाटित करता है। इसके लिए अशोक जी का आभार और जनसुलभ पुस्तकालय को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार जी। धन्यवाद प्रिय अंकित जी, शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए, इस टिप्पणी के लिए। और मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय हमारे साथ कुछ खास ढंग से ही अभिन्न हो चला है। वह भी काफी लोकप्रिय उपक्रम रहा, एक महत्वपूर्ण फेसबुक पेज के रूप में उभर कर आया और आज भी है। सारी सामग्री उस पर सुरक्षित है, उसके फेसबुक पेज पर, उसके यूट्यूब चैनल पर, मगर फिलहाल वह किसी ने उसे हैक कर रखा है, तो वहां हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। मगर ठीक है, जनसुलभ पुस्तकालय की यादें इस बहाने ताजा होती रहती हैं, अच्छा लगता है। फिलहाल यह प्रोग्राम, ये कड़ियां आप रविवार्ता नाम से जो हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, उस पर प्रसारित होती हैं। और साथ में ही एक और पृष्ठ है हमारे पास, जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश। जनसुलभ पुस्तकालय के आगे हमने कहन कोश लगाया है और उसके नाम से भी पृष्ठ है, उस पर भी कार्यक्रम होते हैं। तो बहरहाल कविता का पक्ष की इस 8वीं कड़ी की विषय वस्तु की ओर लौटते हैं। और आज हमारे बीच, हमारे साथ अशोक वाजपेयी जी कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ इस तरह की बातें बतलाएंगे जिन्हें जानकर, जिन्हें सुनकर हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सभी का वह अनुभव है। हम सभी का संसार तमाम वस्तुओं से घिरा हुआ संसार है। अलग अलग चीजें हैं जिनके बीच हम रह रहे होते हैं। हमारी दिनचर्या आरंभ हो रही होती है। हम कुछ नोट ले रहे होते हैं डायरी पर। डायरी भी वैसी ही प्यारी वस्तु है। जिस कलम से हम लिख रहे हैं, उससे हम सुंदर से सुंदर आकार गढ़ने की कोशिश करते हैं। बेहतर से बेहतर, नए से नए विचार अपनी ओर से देने का प्रयत्न करते हैं। ये सभी वस्तुएं हमारे दिनचर्या के अभिन्न हिस्से हैं। हमारा आसपास वस्तुओं का, कहिए कि एक भरा पूरा स्नेह का एक पात्र है। हम इन तमाम चीजों के साथ पले बढ़े हैं, जीवन जी रहे हैं। कभी वह जीवन अभाव का होता है, कभी वह जीवन भाव का होता है। कई बार हम जब अपना जीवन जी रहे होते हैं तो शुरुआत के समय में, संघर्ष के दिनों में हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं नहीं होती हैं। मगर जब हम अपने गांव में होते हैं और आसपास हमारे जैसे ही लोग उतने ही सीमित संसाधनों में अपना जीवन जी रहे होते हैं, तब अभाव
महसूस भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम शहर, महानगर की ओर बढ़ते हैं और एक तुलनात्मक दृष्टि से अपने आप को देखने लगते हैं, तब अ, कुछ न कुछ अभाव हमें खलने लगता है। जो अभाव भाव का रूप था हमारे आरंभिक जीवन में, वह अभाव अपने मूल रूप में आ जाता है, अभाव में आ जाता है। तो खैर, ऐसी चीजें जो हैं होती रहती हैं, और इन्हीं के बीच हम और हमारी दृष्टि पनप रही होती है, विकसित हो रही होती है। कविता में वे वस्तुएं, वे चीजें किस तरह सुरक्षित चली आ रही हैं, आज इसकी बात होगी। आज कविता में लालटेन किस तरह से सुरक्षित है, गमछा किस रूप में आता है, दरवाजों के साथ कवि का अपना क्या एक संबंध बनता है, इन सब पर बात होगी। खिड़कियां हैं, परिंदे हैं, तमाम चीजें हैं, तमाम तरह के उपकरण हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, कुर्सी है, मेज है, और कैसे हम इन सामानों को बनाते हुए स्वयं भी बन रहे होते हैं। कहीं न कहीं एक विश्वकर्मा का बोध भी हमारे भीतर आता है, या जो इन छोटी-छोटी वस्तुओं को, इन कलाकृतियों को, खिलौनों को, कई उपयोगी पात्रों को, रसोई घर के सामानों को, ड्राइंग रूम की सजावट के सामानों को बनाते हैं, उनके प्रति हमारे मन में आदर हो। कविता यह भी प्रयास करती है। कविता अपनी झोली में इन तमाम वस्तुओं को संभाले होती है और उन्हें उष्णता प्रदान कर रही होती है। ये वस्तुएं ही हैं जो कभी बिखर कर, तो कभी सज कर किसी मकान को घर का रूप देती है। हमारा हृदय, हमारा मानस इन वस्तुओं के साथ निरंतर संवादरत होता है। तो कविता में ये किस तरह से दर्ज है, इस पर हम लोग अशोक वाजपेयी जी को सुनते हैं और फिर कुछ और बातचीत करेंगे। तो सीधे हम लोग अपने स्तंभकार के पास चलते हैं, अशोक वाजपेयी जी के पास चलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। कविता का पक्ष की इस 8वीं कड़ी में आपका स्वागत है। उनका जो पहले से सुन रहे हैं और शायद कुछ और लोग जो अब सुनने पहली बार आए। हम जिन चीजों से आम तौर पर घिरे हैं, उनमें बहुत सारी चीजें, वस्तुएं और एक तरह से हमारी मानवीयता के वो प्योरे भी हैं। हम मनुष्य हैं, इसलिए इतनी सारी चीजें सहेजते, अपने पास रखते, बनाते, रचते। तो ये जो वस्तु जगत है, इसकी कविता में क्या उपस्थिति है? तो हमारे पड़ोस में व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं, घटनाएं होती हैं, प्रसंग चलते हैं, प्रकृति आदि है। पर सबसे ज्यादा चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो चीजें हैं, उनकी एक तरह से बहुतायत है। और इन चीजों पर आम तौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हम उसको
टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो उसको अलग से हम नहीं देखते, जबकि कविता उन्हें ध्यान से देखती है और हमारे ध्यान में भी लाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कविता में चीजें बची रहती हैं, हालांकि हमारे भौतिक जीवन में, हमारे आसपास के वस्तु जगत में वो गायब हो जाती है। तो एक बहुत ही मोटा सा उदाहरण है रथ। रावण रथी विपद विरथ रघुवीरा, तो रथ तो गायब हो गए और नाना प्रकार के वाहन आ गए, सिवाय इसके कि एक बहुत ही खूंखार हिंसक रथ हमारे एक राजनेता ने चलाया था और उसने देश में बहुत हिंसा उपजाई। बहरहाल ऐसे अपवाद कभी कभार होते हैं, बहुत सारे मुस्तंडे आजकल रथों में घूमते रहते हैं, लेकिन ये रथ हमारी आम जिंदगी से गायब है। लेकिन कविता में बहुत सारी चीजें बची रहती, वो इसलिए बची रहती हैं कि वो कविता में आके टिक जाती। कविता से फिर उनका कभी व्यतीत होना संभव नहीं होता, क्योंकि वो टिकी रहती। और ये जो चीजें हैं, इनमें क्या क्या नहीं है, इसका थोड़ा उदाहरण आप जल्दी ही सुनेंगे। मतलब मकान, रास्ते, दरवाजे, दीवार, मोड़, दृश्य या दृश्य के टुकड़े, कपड़े, सीढ़ियां, घड़ी, मोजे, और कविता से जो हमें कई सुख मिलते हैं, उनमें से एक सुख पहचान का सुख है। हम अपनी जिंदगी के कुछ तत्व, कुछ प्रसंग, कुछ छवियां, कुछ रूपक हम कविता में पहचान पाते हैं। जैसे ही हम उन्हें कविता में पाते हैं तो हमें जो सुख होता है वो पहचान का सुख है। हो सकता है कि वो कविता अपने आप में सुखदायी ना हो, बल्कि दुखद हो, ट्रैजिक हो, यंत्रणादायी हो, लेकिन उसमें जो पहचान का सुख है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब चीजें जो हैं उनके तरह तरह के पक्ष हैं। एक पक्ष तो यही है कि हम चीजों का रूपकात्मक प्रयोग करते हैं, उनका रूपक की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी चीज अपने आप में न जो है वो न होकर किसी और का को व्यंजित करती है। और फिर दूसरी तरफ हम इसके भी वाकिफ हैं कि चीजें हमसे बेगानी, वो हमसे विमुख है, भले हमारे बहुत नजदीक है, हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन उनका हमारे प्रति रुख क्या है, कोई है भी कि नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी सही है कि चीजों की अपनी इयत्ता है। कई दशक पहले जब मैं भारत सरकार में था तो राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक का पद रिक्त हुआ और उनका उत्तराधिकारी खोजा जा रहा था, मिल नहीं रहा था आसानी से।
तो मुझे कुछ दिन के लिए उसका काम देखने के लिए कहा गया। मैं देखने लगा अपने संयुक्त सचिव के काम के अलावा। तो वहाँ एक संग्रहालयों आदि को लेकर एक विश्वविद्यालय भी था और महानिदेशक का पद होने कारण मैं उसका कुलपति भी बन गया। तो उसमें दीक्षांत भाषण देने का अवसर आया। तब मुझे यकायक ये एहसास हुआ कि हम लोग अक्सर जाकर किसी प्रतिमा के सामने, किसी स्थापत्य या मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, जैसे कि वो मान लीजिए 10वीं शताब्दी की है, और हम उसे जीवित होने के, अपने जीवित होने के अभिमान से देखते हैं, बड़ी आश्वस्ति से देखते हैं कि हम तो जीवित हैं और इसको देख रहे हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हम देख रहे हैं 10वीं शताब्दी की मूर्ति को, पर 10वीं शताब्दी की मूर्ति भी हमें देख रही है, और वो तो 10 शताब्दियों से बनी हुई है, और हम तो नश्वर हैं। हमको तो बमुश्किल 60, 70, 80 बरस मिलेंगे। तो कई बार ये चीजों को देखना, जिनको हम निर्जीव मानते हैं, एक विनय का पाठ भी सिखाता है और अपनी नश्वरता का बोध भी कराता है, और एक तीखा एहसास ये भी पैदा करता है कि हमारे मुकाबले बहुत सारी चीजें क्षणभंगुर नहीं है। बहुत सारी चीजें अगर अनश्वर नहीं है तो उनकी नश्वरता की उनकी जीवन हमसे ज्यादा लंबा होता है, होने वाला है। एक बात और ध्यान में आना चाहिए हमारे, कि चीजों का होना, उनकी बहुतायत एक अर्थ में हमारी मानवीयता का सत्यापन भी है। इतनी चीजें हम सहेज कर, बटोर कर, रच कर अपने आसपास एक संसार रचते हैं। हमारा संसार सिर्फ संबंधों का और राग द्वेष और हंसी खुशी और विलाप और उसका ही संसार नहीं है, पूरा पड़ोस का, बल्कि वो एक बड़ा वस्तु संसार भी है। और ये वस्तु संसार मनुष्य को ही मिला हुआ है, क्योंकि उसका अधिकांश उसी ने रचा है। और इस अर्थ में कविता इस वस्तु संसार को प्रणति देती, वो उसका एक तरह से उत्सव मनाती है। और जैसा मैंने पहले कहा, वो आपको अपने मनुष्य होने की पहचान का सुख भी देती है। अब अगर आप कुछ कविताएं देखें तो आमतौर पर कौन सोचेगा कि निराला जैसा कवि गर्म पकौड़ी पर कविता लिखेगा। उनकी कविता है गर्म पकौड़ी। गर्म पकौड़ी, ए गर्म पकौड़ी, तेल की भुनी नमक मिर्च की मिली ए गर्म पकौड़ी, मेरी जीभ जल गई, सिसकियां निकल रही, लार की बूंदें कितनी टपकी, पर दांत तले तुझे दबा ही रखा मैंने, कंजूस ने जो कौड़ी। पहले तूने मुझको खींचा, दिल लेकर फिर कपड़े सा खींचा, अरे तेरे लिए छोड़ी बमहन की पकाई मैंने घी की कचौड़ी। ये आप देखेंगे कि कविता
गरम पकौड़ी के बारे में है, लेकिन उसमें कुछ और भी हो रहा है। कविता कभी किसी बारे में नहीं होती, या उसको यूं भी कह सकते हैं, वो सिर्फ बारे में नहीं होती, वो होते हुए भी कुछ और कर जाती है। जैसे कि ये बामन की घी की कचौरी के बजाय ये तेल की कचौरी को पसंद करना एक एक दूसरे किस्म की सामाजिक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। राजेश जोशी की एक कविता है, दो नन्हे मोजे। मोजे मोजे भी एक बच्ची के पुराने कपड़ों के बक्से से सामान निकालते हुए प्रकट हुए अचानक ऊन के वो दो नन्हे मोजे। याद आए वो दिन जब दोपहर की गुनगुनी धूप में बैठी बीच बीच में देखती हुई अपना पेट मन ही मन मुस्कुराती पत्नी बुनती रहती थी इन्हें। ये उन दिनों की बात है जब पैदा होने वाली थी हमारी पहली बेटी। इतने बरस निकल आए हैं ये मुझे अचानक अचानक जैसे याद आती है बचपन की कोई बात। इतने छोटे हैं ये मोजे कि आश्चर्य में डूबा है मेरी बेटी का चेहरा। कि कभी इतने छोटे भी थे उसके पांव। बहुत थोड़ी और साधारण चीजों में ही बचा है शायद इतना अपनापन और इतनी गुदगुदी। ये जो अपनापन, ये जो गुदगुदी, ये जो एक जीवंत स्पंदन वस्तुओं में बचा है। कई बार वस्तुओं में ही बचा है, शायद मनुष्यों में कम होता गया है। पीयूष दहिया की कविता है, स्वयं वह छाया जो बार बार कपड़े यूं बदलती जैसे रास्ते बदलती चौंक चौंक जाती। भयावने चौराहों से या अपने सोपानों के तिलिस्म में लोप होती छटाक भर छोरी सी। गर टाट उलट देती तो पता लगता कि ग्रह टाले जा सकते थे। उल्टी इबारतों की शुतुरमुर्गी चालों के जिनमें सुमिरन पाटी तो रहती है पर खड़िया नहीं। जैसे स्वयं वो छाया जिसमें मादर चाह अच्छे से रह सकता। अब आप देखें कि एक उल्टी इबारतों की शुतुरमुर्गी चालों के जिनमें सुमिरन पाटी तो रहती है पर खड़िया नहीं। एक घरेलू पुराने किस्म का जो एक जमाने में पार्टी होती थी जिसपे खड़िया से हम लोग लिखते थे, हम लोग बचपन में भी थी। अब ये तो गायब हो गई हमारी वस्तु जगत से, पर पीयूष दहिया की कविता में बची हुई है। अनामिका की कविता है, घंटा घर। अब तो लोग घड़ियां भी नहीं रखते। उस जमाने में तो घंटा घर होते थे, उन्हीं से लोगों का काम चलता था कि कितना बजा है इसकी याद आती थी। और घंटा घर से हर घंटे या आधे घंटे पे एक घंटा बजता था जिससे लोगों को इसका पता चलता था कि कितना बजा है। रात के तीसरे पहर टावर की सदियों पुरानी दीवार घड़ी ठिठक कर ठहर जाती है एक बार। उस समय कुछ भी नहीं बजा होता दुनिया की किसी भी घड़ी में। नीली पीली लाल आंखें चमकती हैं घड़ी की। दम साध चुप बैठ जाती हैं सुइयां और कान खड़े किए सुनती हैं आकाशवाणी की अंतिम सभा का दिन भर में 10 बार दोहराया हुआ समाचार। आकाश में अबाबीलों का एक झुंड साए साए उड़ता है उसी वक्त, पृथ्वी को चोंच में दबाकर घंटों और मिनटों की सरहद के पार। घड़ी समय नापने का यंत्र भी है। कितना समय हो गया, कितना बीत गया, कितना वगैरह। लेकिन
ये जो घंटों मिनटों की सरहदें हैं, इससे पार भी समय है। और कविता दोनों को एक साथ देख सकती है। नापा जाने वाला अनुमेय समय और सरहद के पार वो समय जिसमें अबाबीलों का झुंड पृथ्वी को चोंच में दबाकर उड़ता है। समय की तात्कालिकता, समय का बीतना और दूसरे समय से जुड़ा रहना, ये सब कविता एक साथ पकड़ सकती है। वेणुगोपाल हमारे मित्र थे, हैदराबाद के थे, तेलुगु भाषी थे, एक जमाने में क्रांतिकारी भी थे। और उनके यहाँ दीवार वैसी दीवार नहीं है, वो उसका रूपक भी बनाते। मैं देख रहा था, मैंने कहा दीवार, तो वो चौंका, बोला कितनी खूबसूरत है, मुझे नीला या पीला या सफेद पैंट बहुत पसंद है। मैंने कहा ये तुम्हारे रास्ते में है। वो फिर चौंका, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला रास्ते की बात ही गलत है, ये मेरा देश या समाज या घर है, कोई ग्रांड ट्रंक रोड थोड़े ही है। मैंने कहा तुम समझे नहीं, दरअसल तुम कैद हो। वो तीसरी बार चौंका, फिर उसके चेहरे पर आचार्य रजनीश विराजमान हो गए। बोला मानव मात्र कैद है और हमें इस कठोर किंतु शाश्वत सत्य को स्वीकार कर ही लेना चाहिए। उसके बाद वो मानवता के सुंदर सुंदर गीत गाने लगा, उस पार्श्व संगीत से बेखबर जो उसके पांवों की बेड़ियों से निष्पन्द हो रहा था। मैं देख रहा था वो सुखी है और दीवार खूबसूरत है और मैं उसके साथ नहीं हूं, सुख बोध में और न सौंदर्य बोध में। ओम प्रकाश वाल्मीकि ठाकुर के कुएं का वर्णन करते हुए एक भयानक लेकिन क्रूर सच्चाई की तरफ हमको ले जाते। ठाकुर का कुआं, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। ये जो भयावह सच्चाई है, जहां जाति प्रथा अपने क्रूर अमानवीय रूपों में सक्रिय है, उसका एक चित्र है, लेकिन ठाकुर के कुएं के माध्यम से। चंद्रकुंवर बर्थवाल पहाड़ के कवि थे और उस जमाने में उनकी बड़ी कीर्ति थी और ऐसा भी माना जाता था कि शायद वो पहले या दूसरे सप्तक में शामिल होंगे। तो बहरहाल उनकी कविता है गिलहरी। गिलहरी है, आती है गिलहरी, नाचती पूंछ उठाती, अपने सिर पर अपनी दुम का चंवर टुलाती, कभी बैठकर इत्मीनान से देख कहीं पर पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा एक उठाकर उसे पकड़ दोनों हाथों से नोच नोच कर खाती और सहसा हो चंचल पूंछ नचाकर दौड़ भाग जाती आंगन में या पेड़ों पर चढ़कर किसी डाल पर छाया में सुनमरमर पत्तों का गाने लगती है तीखे स्वर से अपने गीत
और सहसा ही चुप होकर कूद पेड़ से नीचे, देख कहीं दूरी पर कोई और गिलहरी उसके पास दौड़कर उसकी पूंछ दबाकर मुख से उसे छेड़ती, दिन भर उसके साथ छाह में खेल खेल कर। यहाँ गिलहरी गिलहरी, ये किसी रूप, इसको किसी रूपक में नहीं ढाला गया है। एक गिलहरी और उसका जो एक तरह का जीवन यापन है, उसका चित्र है। और गिलहरी जो छोटी छोटी सी क्रियाएं करती हैं, उनका एक बहुत सजीव, इठलाता हुआ सा चित्र है। नरेश सक्सेना, ये गिलहरी के बारे में कविता थी, तो नरेश सक्सेना की कविता लालटेन के बारे में, लालटेनों के बारे में। बचपन के चेहरों और किताबों की तरफ लौटते हुए ये सबसे पहले मिलती है। सियारों के रोने की आवाजों के बीच एक शुभ संकेत की तरह हमारी तरफ आती हुई, एक हाथ से दूसरे में जाती, भरोसे की तरह, सोए हुए घरों में जागती उम्मीद की तरह। देर रात किसी सूने बरामदे में अकेली दिखाई दे जाती, धुआं देती और भभकती हुई। अब लालटेनें हमारे शहराती जीवन से तो करीब करीब गायब है, और शायद अब देहाती जीवन में भी बिजली पहुंच जाने के कारण उनका होना कम होता जाता है। पर कविता में लालटेन अब भी बची हुई है। और ऐसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कविता सिर्फ स्मृति का संग्रहालय नहीं है, वो वस्तुओं का भी एक तरह से भाषिक संग्रहालय है, बेदरो दीवार का पर संग्रहालय। वीरेन डंगवाल की कविता है कमीज पर। कमीज, जब तुम स्त्री होकर लेटी हो तो लग जाता है कि तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। जब टंगी हो खूंटी के हिसाब से तो कभी कभी लगती हो हताश, सारे जमाने की लात खाई हुई। बर्बाद लोग समूची जिंदगी तुम्ही को घिसते रगड़ते और लोहा करते रहते। और इसी के नीचे एक और कविता है चप्पल पर भात। किस्सा यूं हुआ कि खाते समय चप्पल पर भात के कुछ कण गिर गए थे, जो दल्चबाजी में दिखे नहीं। फिर तो काफी देर तलुओं पर उस चिपचिपाहट की ही भेंट चढ़ी रही, तमाम महान चिंताएं। अब ये जो कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो हमको बहुत परेशान करता है, और बहुत ही छोटी चीज है कि चप्पल पे चावल गिर गया है तो भात गिर गया है तो उसकी वजह से एक तरह की चिकनाई पैदा हो गई। अब हम उससे मुक्त होना चाहते हैं और अपनी तमाम बड़ी चिंताओं से दूर चले जाते हैं इस चिंता में। तो ये जो हमारा मानवीय व्यवहार है, उस पर उसका एक चित्र वो है। एक ज्ञानेंद्र पति जुगनुओं के बारे में। क्या है इन जुगनुओं का रहस्य? नहीं जानता, नहीं जानना चाहता। मुझे लगता है कि कोई जिस्म रोशनी ढोता हो और अंधेरे में चिंगी बना। मुझे अच्छा लगता है कि कोई जिस्म रोशनी ढोता हो और अंधेरे में चिंगी बना घूमता हो। जुगनू अंधेरे में एक जिस्म है जो रोशनी ढो रहा है और अंधेरे में चिंगी बना हुआ। इतना पर्याप्त है उसके अस्तित्व के औचित्य के लिए।
कम से कम ज्ञानेंद्रपति की कविता ये स्पष्ट कर रही है। उजले प्रदेश शाम होने को तो ये भी शाम है, लेकिन कुमार अंबुज की कविता है और इसमें फिर एक दृश्य बनता है जो वस्तुओं से गूथा गया है। उजले प्रदेश की भूरी चिड़िया चक्कर खाते हुए बैठ गई है पीली दीवार पर, जो उस जनपद में है जहां सारे घर कुनकुने पीले होकर चमक रहे हैं। ये एक उदास रंग जो शाम में ज्यादा निखरा हुआ लग रहा है, दरवाजे खिड़कियों सारे से होता हुआ पहुंच रहा है भीतर तक। सिर्फ टेकरी के मंदिर का कलश लाल सिंदूरी होकर चमक रहा है। ये अंधेरे से पहले की चमक, जिसे डूबना ही है अंधेरे में। अभी ये होती हुई शाम है ऊष्मा और ठंड की, तंग जगह से गुजरती हुई। खजूर की पत्तियां अपनी ऊंचाई की रोशनी में हिल रही हैं। नदी की आवाज अब आ चुकी है 50 गज की दूरी पर। लौट रहे हैं पुरुष और मवेशी, उनके कंधों पर थकान का रंग बैठा है उमंग बनकर। टुनटुन आरती शुरू होने को ही है टेकरी पर। अभी तो एक ऊब है जो फैली हुई है बुजुर्गों की फुर्सत में, सांवली होती पीली सी ऊब, जिसकी गंध से मक्खियां रात गुजारने के लिए ठौर ढूंढ रही। तो आप देखें शाम, उसके रंग, उन रंगों का एक विन्यास होता है और उसके तरह तरह की जगहें बनती हैं। कविता हमेशा, प्रायः हमेशा जगह होती है, जैसे कि वो आवाज भी होती है। तो ये उसके जादू का हिस्सा है कि वो जगह भी होती है और आवाज भी होती है। चंद्रकांत देवताले की कविता है, एक दिन परेशान हो गई कमरे की चीजें। भूकंप के बाद की स्थिर शांति लिए उसने ताला खोला और कमरे में प्रवेश करते ही उसे एकाएक चिंतित और भयभीत दिखाई दी तमाम चीजें। उसे लगा जैसे घड़ी, किताबें, मेज, कुर्सी, खटिया, बिस्तर, तकिया सभी पूछ रहे, इतनी देर पहले तो कभी नहीं की। हम समझे कहीं कुचल तो नहीं दिया किसी ट्रक, बस, कार या स्कूटर ने। शिकार तो नहीं हुए किसी अंधाधुंध गोली दागने वाले के या कहीं विस्फोट में। उसने कहा, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, मैं तो भला चंगा एकदम, बस ऐसे ही बिना बात देर होती गई। फिर जूते, मोजे, स्वेटर, कपड़े उतारते वह अपने में आ गया। चीजें भी भरम से बाहर चीजें होने में आ गई। चीजों के नहीं है हाथ, नहीं है आंखें, सोच। राहत की सांस ली उसने और मटके पर नजर पड़ते ही याद आई उसे अपनी प्यास। यहाँ चीजों से जो रिश्ता है और कैसे चीजें उसके बारे में चिंतित है, इस मनुष्य के बारे में जिसने उनको जमा कर रखा है, और कैसे उनकी चिंता का शमन होता है और फिर एक सामान्य रिश्ता, चिंता से अलग एक तरह की हमाहंगी का रिश्ता, एक तरह की समरसता का रिश्ता वापस आ जाता है। सरकाऊ सीढ़ियां, ये नागार्जुन की कविता। जाहिर है कि उन दिनों जो एस्केलेटर्स हैं
वो नए नए आए होंगे जब उन्होंने ये कविता लिखी, तो उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया सरकाऊ सीढ़ियां, विद्युत अभियंत्रित सरकाऊ सीढ़ियां, चढ़ नहीं पा रही पुरानी पीढ़ियां, उतर नहीं पा रही पुरानी पीढ़ियां, खौफनाक लगती है सरकाऊ सीढ़ियां, दे सकती हैं धोखा सरकाऊ सीढ़ियां, चकित भ्रमित खड़ा हूं, प्रौढ़ हूं बड़ा हूं, दसियों बीसियों चढ़ रहे उतर रहे उत्सुक ग्रामीण तरुण, चपल तरल बालिकाएं, वो देखो चढ़ गए कैसे, वो देखो उतर गए कैसे सरकाऊ सीढ़ियां। यह लो मैं भी चढ़ता हूं सरकारी सीढ़ियां, बच गया हूं दिखते दिखते, यह लो हंस पड़े लोग, ले आई मुझे भी आखिर ऊपर विद्युत अभियंत्रित सरकाऊ सीढ़ियां। मैं नहीं जानता कि एस्केलेटर्स पर यानी सरकाऊ सीढ़ियों पर कभी किसी का ऐसा ध्यान गया हो, और अब तो ये सब आम बात है और कोई इसको लक्षित भी नहीं करेगा। तो जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं, कविता का एक पक्ष ये भी है कि वो सब लक्षित करती है और एक तरह से बचा के और टिका के रखती है, जो कि हमसे ज्यादातर अलक्षित जाता है। आशुतोष दुबे की एक कविता है टुकड़ा भर। अध खुले दरवाजे में फंसा है भीतर का एक टुकड़ा दृश्य। यह एक घर का दृश्य है, इसमें जीवन की बेतरतीबी छितरी हुई है। एक बच्चा घुटने घुटने चलता हुआ इसमें आ जाता है, उसे उठाने के लिए पीछे पीछे चली आती है एक स्त्री। एक आदमी अभी अभी निकलकर गया है शायद, गली में रात झुक रही है। खुले दरवाजे बेचैनी का सबब है। वो औरत बच्चे को उठाएगी और बंद कर देगी दरवाजा। जो भीतर से देखेगा भीतर का दृश्य, मैं तो कब का गुजर चुका हूं उसके सामने से। एक साधारण सा दृश्य है, एक स्त्री है, एक घर है, उसमें एक बच्चा है घुटने घुटने चलता आ रहा है और उसको उठाने के लिए पीछे एक स्त्री आ रही है, और एक आदमी अभी अभी वहां से निकल कर गया है और रात झुक रही है गली में। और खुले दरवाजे बेचैनी का सबब है। खुला है इसलिए बच्चा किसी कठिनाई में संकट में पड़ सकता है, गिर सकता है, बाहर निकल कर जा सकता है। तो आप देखें कि एक दृश्य जो आम दृश्य है, इसमें कोई नाटकीयता नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो अप्रत्याशित है। पर जो अप्रत्याशित है वो ये है कि एक साधारण दृश्य को भी, एक साधारण मानवीय दृश्य को भी कविता दर्ज करती है और उसको बचा के रखती है कि वो खो न जाए। दरवाजे की ही थीम पर प्रकाश साव, जिनकी दुर्भाग्य से आत्महत्या करने के कारण मृत्यु हो गई कुछ वर्ष पहले, उनकी एक कविता है जर्जर दरवाजा। उस एक में दूसरा छिपा हुआ था, एक दरवाजा था दूसरा जर्जर। मैं एक को देखता तो दूसरा नहीं दिखता था, पहले को नहीं देखता तो दूसरा साफ दिखता था। दोनों को साथ नहीं देख सकता था, इसलिए दोनों होने न होने की मुमकिन के साथ होते थे। दोनों एक दूसरे में भीतर बाहर आगे पीछे छिपे हुए थे। मैं चारों ओर घूमकर भीतर बाहर उनसे निकलना चाहता था। जहां पहला खड़ा था दूसरे का चेहरा पहनकर,
दूसरे पहले का नहीं, अपना ही चेहरा पहनकर पहले के आगे खड़ा था। दोनों दूसरे थे, पहला कोई नहीं था। पहला जहां था वहां दूसरे की शक्ल खड़ी थी। उस एक में दूसरा जाता हुआ दिखाई देता था, उस एक से पहला हुआ आता दिखाई देता था। उनमें से सचमुच कोई बाहर नहीं आता जाता था। बाहर में खड़ा किसी तीसरे को पुकारना चाहता था कि मैं कुछ उचारता कि अचानक वो ढहता हुआ मकान मुझे दिखाई देता था। मैं जिस दृश्य से आविष्ट था वही दृश्य ढहकर मुझ पर गिर रहा होता था। अब ये जो बारीकी है अभिव्यक्ति की, ये जो फिर सिर्फ दरवाजे के दो दरवाजे, एक दरवाजा था, दूसरा जर्जर, इससे एक पूरा अधिक नाटकीय पर बहुत मानवीय ऊष्मा से भरा हुआ दृश्य कविता आपके सामने ला रही है। स्वप्निल श्रीवास्तव की कविता है गमछेप। अभी आपने देखा कि हमने एक कविता पढ़ी जो मोजे पर थी, एक कविता पढ़ी जो कमीज पर थी, एक कविता पढ़ी जो चावल पर, चप्पल पर गिरे भात पर थी, और अब ये कविता है गमछा, स्वप्निल श्रीवास्तव की। फसलें कट चुकी हैं, किसी मजूर का पसीने से तरबतर गमछा यहां छूटा हुआ है। उसका लड़का ढूंढते हुए यहां आएगा, पसीने की गंध से पहचान जाएगा कि यह उसके बाप का गमछा है। छोटी सी कविता है, एक मर्म संबंध को ऐसी संक्षिप्ति और पैनेपन के साथ व्यक्त करती है। गमछा, इसी की एक और कविता है स्वप्निल श्रीवास्तव की, ताक। आपको याद होगा शमशेर की गजल में मिसरा था, क्या लौटा हूं, घर लौटा हूं रात देर गए, ताक पर मेरे ही हिस्से की धरी है शायद। यहां ताक पर शमशेर की तरह उनके हिस्से की रोटी नहीं रखी हुई है, यहां दिया सलाई रखी हुई है। पुराने ताख पर रखी हुई है नई दिया सलाई, अंधेरा होते ही इसे खोजने लगते हैं हाथ। एक तीली लालटेन को जलाती है, दूसरी रसोई घर की ढिबरी को आलोकित करती है, तीसरी अलाव जलाने के काम आती है। लेकिन वहां अंधेरा रहता है जहां ये रखी हुई रहती है। अगर हम ये देख पाए कि ऐसा बहुत सा है जो अन्यथा उद्दीप्त करता है, आलोकित करता है, रोशनी करता है, आग जलाता है, और खुद अंधेरे में रहता है, तो हमको चीजों की भी अपनी विडंबना का कुछ एहसास हो सकता है। अरुण कमल की कविता है, जैसे मैं बहुत सारी आवाजें नहीं सुन पा रहा हूं, चींटियों के शक्कर तोड़ने की आवाज, पंखुड़ी के एक एक कर खुलने की आवाज, गर्भ में जीवन बूंद गिरने की आवाज, अपने ही शरीर में कोशिकाएं टूटने की आवाज, इस बहुत तेज चलती पृथ्वी के अंधड़ में
जैसे मैं बहुत सारी आवाजें नहीं सुन पा रहा हूं, वैसे ही तो होंगे वे लोग भी जो सुन नहीं पाते गोली चलने की आवाज ताबड़तोड़, और पूछते हैं कहां है पृथ्वी पर चीख। आवाज और चीख और बीच में गोली चलना। एक 12-13 पंक्तियों की कविता कैसे सच्चाई और जो हमारे आसपास घट रहा है उसमें जो छुपा हुआ है, जो हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, या जो हम जानबूझकर अपने ध्यान में नहीं लाना चाहते, कविता आपको विचलित कर आपके ध्यान में लाती है। वही यानी पृथ्वी पर चीख। कविता का ये लगभग नैतिक कर्तव्य है कि पृथ्वी पर जो चीख है वो भी आपको सुनाई दे। अगर अपने भौतिक जीवन और जगत में आप वो नहीं सुन पाते तो कम से कम कविता में सुनाई दे। ये कविता का एक और पक्ष है कि हम ऐसा बहुत सारा अपने आसपास होता रहता है जिसको नजरअंदाज करते हैं, इसलिए कि वो हमें विचलित करता है, परेशान करता है, बेचैन करता है, हमें अपने कई बार टुच्चेपन या अपनी असंवेदनशीलता का एहसास कराता है। हमें कई बार बताता है कि हम कितने सुरक्षित हैं और दूसरे कितने असुरक्षित हैं इत्यादि। इन सब ये जो हमने अपने लिए आवरण बना रखे हैं, अपने को वेद्य बनाने से बचाने के लिए, इन आवरणों को कविता हटाती है। कविता का काम सच्चाई को निरावरण करना है और उसका एक काम ये भी है कि वो सच्चाई को आभूषित करे, यानी उसका अनुराग भी प्रकट करे। लेकिन सच्चाई की भयावहता जो हमसे इन दिनों तो और भी पहले के मुकाबले आज हमसे सच्चाई छुपाई जा रही है। हमें सच्चाई के वो संस्करण दिखाए जा रहे हैं जो दरअसल झूठे हैं। ऐसे में अगर कविता भी वही करने लग जाए जो मसलन हमारा मास मीडिया कर रहा है, तो कविता की कविता होने का कोई मानवीय या नैतिक या सृजनात्मक औचित्य नहीं रहेगा। और कविता अपना सच छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्षणों में, प्रसंगों में, चीजों में खोजती है और हमको एक बार फिर से उनसे वाबस्ता करती है। हमारा संबंध जो अधिकांशतः शिथिल हो जाता है चीजों से या चीजों की समझ से, उनकी स्मृति से, उनके आशयों से, उस संबंध को, यानी उस संवाद को एक तरह से फिर से स्थापित करती। आप सोचें कि आपके जीवन में कमीज, चप्पल, मोजे, दरवाजे, मकान, गलियां, मोड़ और चीजें, किताबें, लालटेन वगैरह वगैरह जितनी सारी, ये सब है
इसीलिए कि हमारा मानवीय जीवन इनसे समृद्ध है, इनसे रूपायित है, इनसे आलोकित है। हमको कविता इस भ्रम से मुक्त करती है कि आलोक का सारा जिम्मा सिर्फ मनुष्य का है। आलोक अन्यत्र भी है और मनुष्य का ये सौभाग्य है कि वो उस आलोक को पा सकता है, कई बार कविता के माध्यम से। जी शुक्रिया अशोक जी। निश्चय ही मित्रों, यह एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र रहा और हम जो मनुष्य हैं, हम जो कई बार स्वयं पर अभिमान करते हैं कि हम जिंदा हैं, किसी कलाकृति को उस अभिमान से देखते हैं जिसकी चर्चा अशोक जी ने की, तो हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वह पुरातन मूर्ति भी हमें देख रही है और उसकी उम्र हमसे कई कई गुना अधिक है। यह जो आलोक है, यह सिर्फ हमसे नहीं है, यह आलोक छोटी बड़ी हर उस चीज से है जिन पर हम आश्रित हैं, जिनके सहारे हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो यह जो ग्रेटिट्यूड का भाव है, हम उनके प्रति एक कहीं ना कहीं सद्भाव रखें, उन्हें समझें, उन्हें आदर दें, इसकी भी जरूरत है। कविता यही करती है। जिन लालटेन की चर्चा हुई, बचपन में हम लोग उसी लालटेन की रोशनी में पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। आज लालटेन का प्रचलन कम हुआ है, मगर कविता में ऐसे तमाम लोगों के अनुभव दर्ज हैं, सुरक्षित हैं, जो जहां लालटेन की बात की जाती है, जहां कुएं की बात की जाती है, जहां ढिबरी की बात की जाती है। ये छोटी छोटी वस्तुएं, उनकी समझ, अनुभवों की सघनता के बहाने कोई कविता कितनी दूर तक हमें ले जाती है, ऐसी कई कविताएं आज अशोक जी ने यहां पर रखी। अरुण कमल जी की ही कविता की बात करें तो एक तरफ कवि जो है यह सोच रहा है कि कितनी बारीक आवाजों को वह नहीं सुनता है। मसलन अपने शरीर के भीतर की कोशिकाओं के टूटने की आवाज, चींटियों द्वारा चीनी के कणों को तोड़ने की आवाज वह नहीं सुनता है। और ऐसे कई और उदाहरण आते हैं। और दूसरी तरफ वह उन लोगों को देखता है जो जानबूझकर बहरे बने हुए हैं। गोली चली है, किसी की हत्या हुई है, मरने से पहले उसकी दहला देने वाली चीख है, मगर ऐसे आत्ममुग्ध लोग, ऐसे आत्म केंद्रित लोग कहते हैं कहां कोई चीख है। तो यह जो कविता काम करती है कि दो ध्रुवों के बीच यात्रा करती हुई कैसे एक बड़ी बात कह जाती है। अगर हम किसी की चीख से परेशान नहीं होते तो अगली बारी हमारी भी हो सकती है। हमें यह सोचने की जरूरत है। कभी ऐसी प्रवृत्तियों को, इस तरह के जो कहिए असंपृक्त भाव हैं, समाज की चिंताओं से
कटे हुए लोग हैं उनको कटघरे में लाता है। कविता उन्हें हमारे सामने लाते हुए उन पर प्रश्न खड़े करती है कि तुम कैसे किसी की चीख नहीं सुन सकते, तुम कैसे अन्याय को अन्याय नहीं कह सकते। तो ऐसी कई कविताओं की यहां चर्चा हुई। लालटेन के साथ जुगनुओं की चमक की बात आई। आज जब बिजली के अत्याधुनिक उपकरणों की चकाचौंध में ये चमक कहीं पीछे हैं या कम दिख रहे हैं, मगर कविता में उनकी रोशनी बराबर जागृत है। और ये चीजें कैसे रूपक बनाती हैं, इसकी भी बात अशोक जी ने की। चीजों के साथ मनुष्यों का संबंध कैसे बनता है, इसकी बात हुई। और बाबा नागार्जुन को याद कीजिए, क्या खूब कविता अशोक जी ने यहां पर पढ़ी कि स्केलेटर को वे कैसे सरकाऊ सीढ़ियां कहते हैं, और कितना समीचीन भावानुवाद है स्केलेटर के लिए सरकाऊ सीढ़ियां। और वह कविता एक वृद्ध की, जिसके लिए यह नया नया अनुभव है, पूरी कविता उसको कितने सुंदर ढंग से रखती है, इस भाव को। और आज भी इस बेशक अभी वे चीजें कम हुई हैं, लेकिन ऐसी कई जगहों पर ऐसे ठिठके हुए वृद्ध और वृद्धाएं मिल जाएंगी आपको, जो इनकी ऐसी ऑटोमेटेड सीढ़ियों की अभ्यस्त नहीं है। तो हम लोग जो अपने पांवों पर ही चलने के आदी रहे हैं, सीढ़ियों को छलांगने में कहीं ना कहीं एक गर्व भी महसूस करते रहे हैं। कई बार व्यवहारिक कारणों से स्केलेटर आदि का इंस्टॉलेशन आवश्यक हो जाता है, मगर यह ऐसी दुविधा है जिसे नागार्जुन बखूबी अपनी इस कविता में उतारते हैं। और इन छोटी छोटी चीजों में ढिबरी भी है, स्केलेटर भी है, लालटेन भी है, मोजे भी हैं, दरवाजे भी हैं, सब कुछ है। और दरवाजे ही नहीं है, अधखुले दरवाजे के पीछे घर में जो दृश्य है वह भी कैसे कविता में उतर कर आता है। अरुंधति रॉय का उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को याद कीजिए। वहां तमाम बड़े मुद्दे हैं। जातिवाद जो भारत में लंबे समय से चला आ रहा है, उसका प्रभाव है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो हमारे सांस्कृतिक स्तर पर कैसे उसके इम्प्लीकेशंस रहे, उसकी चर्चा है। मगर इन बड़े मुद्दों के बीच जो बच्चे हैं, वे किस तरह अपने छोटे छोटे अनुभवों में चीजों को समझ रहे हैं, उनका व्यक्तित्व बन रहा है, यह भी उस उपन्यास की बड़ी खूबसूरती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। अरुंधति रॉय का पहला ही उपन्यास जिसे बुकर प्राइज मिला। निश्चय ही कविता पर केंद्रित यह वक्तव्य अगर किसी कथाकृति की ओर हमें ले जाता है, तो यह भी वक्तव्य की एक बड़ी खासियत है। तो एक निश्चय ही एक बेहद कहिए कि विचार करने वाला यह सत्र रहा अशोक जी की ओर से। और किस तरह उनकी जो कविता है कि मनुष्य की परेशानियों में कैसे कमरे की चीजें परेशान होने लगती हैं। चंद्रकांत देवताले जी की कविता को उन्होंने उद्धृत किया। तो
एक ऐसा सत्र जिसे हम बार बार सुनना चाहेंगे। चीजों को लेकर, हमारे वस्तु जगत को लेकर पक्षियों की चहचहाहट हो, या हमारे घर की दीवारों पर छिपकलियों की गश्त हो, ये तमाम चीजें हैं, ये छोटे छोटे प्रकरण हैं जिनसे कविता जो है अपने लिए ऑक्सीजन प्राप्त करती है। एक बेहद महत्वपूर्ण कविता है लीलाधर जगोड़ी जी की गिरी हुई चीज। मुझे यह सत्र सुनते हुए उनकी यह कविता भी याद आ रही थी। भय भी शक्ति देता है नामक जो उनका संग्रह है, कविता संग्रह, उसमें यह कविता समाहित है। गिरी हुई चीज। लीलाधर जगोड़ी लिखते हैं, सोई हुई सारी सृष्टि में, सोई हुई सारी सृष्टि में जाग रही है एक गिरी हुई चीज। सोई हुई सारी सृष्टि में जाग रही है एक गिरी हुई चीज। एक गिरी हुई चीज रहती है इस सृष्टि में खोई हुई। और इसी के बीच कविता चलती है। चारों ओर फैली है गिरी हुई चीज की खोई हुई आहट। चारों ओर फैली है गिरी हुई चीज की खोई हुई आहट। चारों ओर फैली है खोई हुई चीज की उदासी। जगी हुई है खोई हुई चीज, जगी हुई है खोई हुई चीज, सोई हुई है संभल कर रखी हुई चीजें। तो चीजों के खोने से, चीजों के गिरने से, चीजों के गुम हो जाने से हम पर क्या असर पड़ता है, हमारा ध्यान उन चीजों पर कैसे चला जाता है, और जो चीजें हमारे आसपास हैं, हमारे दृश्य के आगे हैं, कई बार उनकी चिंता नहीं होती, लेकिन जो चीजें खो गई, गिर गई, उनकी चीजें, उनकी याद ज्यादा आती है और वे हमारी स्मृतियों में जगी हुई होती हैं। चारों ओर फैली है खोई हुई चीज की उदासी। दरअसल हम उदास हैं, मनुष्य उदास है, मगर कवि लिख रहा है चारों ओर फैली है खोई हुई चीज की उदासी। इस बेहद प्यारी कविता की कई स्तरों पर व्याख्या हो सकती है। बेहद महत्वपूर्ण कविता जगोड़ी की। ऐसी ही एक और कविता मैं यहां पर रखता हूं और उसके बाद हम लोग इस कड़ी को विराम देंगे। मित्रों, एक और कविता है जो मुझे भी मिल नहीं रही है, मैं एक बार कोशिश करता हूं। हाँ, यह कविता कात्यायनी जी की है। यह कविता कात्यायनी जी की है। एक फैसला फौरी तौर पर कविता के खिलाफ। एक फैसला फौरी तौर पर कविता के खिलाफ, और उसमें वे अपने या हम सभी के कभी कर्म पर बात करती हैं कि कविता बहुत नहीं लिखनी चाहिए, लगातार नहीं लिखनी चाहिए। एक अलग ढंग से वे कविता के साथ चीजों को जोड़कर देखती हैं। तो यह कविता भी एक अलग ढंग से चीजों को हमारे सामने लाती है, जहां कवि को यह चिंता है कि भाई हम जब लगातार इस तरह से लिखते रहेंगे तो चीजें उस रूप में नहीं रहेंगी जिस रूप में वे हैं। तो मुझे एक अलग ढंग की यह कविता लगी जिसका शीर्षक मैंने सुनाया, अभी बताया, एक फैसला फौरी तौर पर कविता के खिलाफ। मैं उसी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। कविताएं बहुत नहीं लिखनी चाहिए और लगातार नहीं लिखनी चाहिए, इससे मन कुछ उदास सा रहने लगता है। भले ही लिखी जाने वाली कविताएं उद्दाम आशावादी हो। कविता लिखने के लिए चीजों से दूरी लेनी पड़ती है। हमेशा कविताएं लिखते रहने वालों के लिए चीजों से हमेशा के लिए दूर हो जाने का खतरा बना रहता है। इस हद तक नहीं लिखी जानी चाहिए कविताएं कि चीजों को सीधे साधे ढंग से बयान करने की आदत ही छूट जाए।
तो कभी इस तरह से भी चीजों को देख रहा है। तो यह कविता की और कवि की ताकत है कि वह कैसे इन तमाम वस्तुओं के साथ स्वयं का समामेलन करे। वह अपने ही कर्म को बार बार प्रश्नांकित करे। कविता हमें संशय करना भी सिखलाती है। किसी एक कड़ी में अशोक जी ने यह बात भी कही और वेदों के संदर्भ में जाकर ये सारी बातें कही। तो बहरहाल आज की कड़ी इतनी ही। आप सभी लोग जुड़े, अच्छा लगा। कविता का पक्ष की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। रविवार्ता का जो यह फेसबुक पेज है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आप सभी से यही अनुरोध है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।